25-30 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स इनकम करना शुरू किए थे तब एक्सपेंसेस लिमिटेड थी और इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत सारे। लेकिन हालात के साथ वक्त भी बदल चुका है। आज इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुका है और एक्सपेंसेस अनलिमिटेड हो चुका है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ तो गया है, लेकिन उसी तरह कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को मात देते हुए कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करें, तो इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयानंद और आप देख रहे हैं मनी ग्रुप। इस वीडियो को हम 2 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1 में हम नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट को समझने की कोशिश करते हैं, और चैप्टर 2 में आज हम लोग गोल्ड पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा टाइम सही है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं। ये कैसे ही अंदर आपके वेल्थ को दीमक की तरह खा जाता है, आप पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया हूँ। तो बात कर लेते हैं सेविंग्स की। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रहती है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर नहीं है, या कुछ लोग सेविंग्स को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। लेकिन सेविंग्स में आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा और कम 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स के अंदर ही इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए इन्फ्लेशन वाले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे कि 2012-13 के दौरान इंटरेस्ट रेट करीब अप्रोक्सीमेटली 9% था, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन भी 8.5 से 9.5% रहता था। धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट भी कम होता रहा। डिपॉजिट, पोस्टल डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान एंड डिवेंचर्स एक्सेट्रा कुछ सेविंग्स होते हैं। सेविंग्स का की फीचर्स यही है कि ये आपका प्रिंसिपल वेरी लो रिस्क में रहता है, आपको कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये जल्दी से लिक्विड कैश में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो सवाल ये आ जाता है, आज के टाइम में जहाँ इनकम लिमिटेड हो चुका है तो दूसरी ओर एक्सपेंसेस अनलिमिटेड हो गया है, तो हर कोई अपना फाइनेंशियल गोल को कैसे पूरा करे। अगर फाइनेंशियल गोल में हम कम से कम एक कार, चाइल्ड एजुकेशन, वक्त के साथ चिल्ड्रन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू होम अपने के लिए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट रिटायरमेंट कैसे प्लान करें, तो इसके जवाब में हर कोई कुछ ना कुछ बोल तो सकता है। लेकिन इससे पाने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में आपका सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं कुछ फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में। पहला है रियल इस्टेट। ये हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होता है। हालांकि अभी कुछ इंडियन सिटीज़ में रियल इस्टेट ETF शुरुआत हो तो चुकी है, लेकिन अभी भी उसका रेगुलेटरी क्लैरिटी कुछ आया नहीं है। एक और बात, खुद के लिए रेजिडेंशियल पर्पज में लिया गया घर वो लायबिलिटी होता है, एसेट नहीं। फाइनेंशियल एसेट पेंटिंग, ये एसेट इंडिया में अभी इतना फेमस नहीं है और कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र इसे एसेट मानते भी नहीं है। फिर भी कोई माने या ना माने, कुछ पेंटिंग तो आर्ट की दुनिया का मास्टरपीस होता है। किसी छोटी मोटी कंट्री के GDP के वैल्यूएशन में ही बेचा जाता है। तीसरी फाइनेंशियल एसेट गोल्ड है। ये इंटरनेशनली एसेट है। वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाइए, प्योर गोल्ड का प्राइस आपको सेम ही मिलेगी। फर्क सिर्फ करेंसी एक्सचेंज और लोकल टैक्सेस का ही डिफरेंस होगा। चौथा फाइनेंशियल एसेट है शेयर मार्केट या इक्विटी शेयर्स। ये फाइनेंशियल एसेट में वो एसेट है जो वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। वर्ल्ड के किसी भी रिचेस्ट पर्सन को देख लीजिए, यही एसेट ही उसका वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा रीजन होता है। इन चारों फाइनेंशियल एसेट में से पहले 2 यानी रियल इस्टेट एंड पेंटिंग का कोई रेगुलेटर नहीं है, इसीलिए इसके प्राइस किसी भी पर्सन के स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपके प्रॉपर्टी का प्राइस 1 करोड़ है, कल अगर आपके बाजू वाले सेम प्रॉपर्टी का प्राइस 1.5 करोड़ में बिक जाता है या फिर 80 लाख में बिक जाता है, तो ऑटोमेटिक ही प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी वही प्राइस में आ जाती है। आप लोग रेंटल इनकम पे भी नोटिस किए होंगे। उसी तरह स्क्रीन में दिखाई गई ये कुछ वॉल्स की एक्सपेंसिव पेंटिंग है। अगर ऐसा ही कोई इसे ज़्यादा
पेड करके इन्हें खरीद लेता है तो उसी पल इनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अक्सर ये सब हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि ऑक्शन में जो ज़्यादा बोली लगाता है वैल्यूएशन वही हिसाब से बैठ जाता है। लेकिन बाकी दो फाइनेंशियल एसेट जैसे कि गोल्ड एंड शेयर मार्केट को कोई एक आदमी या फिर एक कंट्री मैनिपुलेट लगभग नामुमकिन है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन आज हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड है और उनकी इकोनॉमी भी। पेंटिंग को छोड़ के बाकी सब फाइनेंशियल एसेट के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अरे ये क्या आ गया? हाँ, तुम्हें कैसे मैं भूल गया हूँ। पिछले 2 सालों में ना जाने कितने क्वेरी तुम्हारे ऊपर तो आया है। कुछ लोग तो क्रिप्टो करेंसी को यानी बिटकॉइन को भी तो एसेट बना दिए हैं। इसके बारे में भी जल्द ही एक वीडियो में अपलोड जरूर करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्गर टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन से 4% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की काबिलियत रखता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के मदद से वेल्थ क्रिएशन कर लेता है। इन्वेस्टमेंट की कुछ की फीचर्स में से 3 यही है कि यहाँ आपका प्रिंसिपल मॉडरेट टू हाई रिस्क में रहता है अकॉर्डिंग टू देयर अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट्स, और यहाँ आपको कांस्टेंट हर साल रिटर्न नहीं मिलता है और ये अपने अंडरलाइंग एसेट्स के मुताबिक रिटर्न जनरेट करने में टाइम लेता है। तो हमें हमारी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए हमारे कैश फ्लो कुछ इस तरह होनी चाहिए। पहले हमारे प्रोफेशन से कुछ इनकम जनरेट होता है। इनकम हमारा करंट एक्सपेंसेस में कुछ चला जाता है तो बाकी कुछ हम लोग सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स में से कुछ हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि फ्यूचर में हमारा फिर से इनकम में ऐड होता रहेगा और फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने में मदद मिलेगा। आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट और कब इन्वेस्ट करें ये जानने की कोशिश करते हैं। सोना, ये वाला सोना नहीं, पीली कलर का वो मेटल जिसे देख के शायद ऐसा कम ही भारतीय होंगे जिनके आँखों में एक अलग सा चमक ना आता हो। बहुत साल पहले आजकल की करेंसी के बदले राजा महाराजाओं ने अपने गोल्ड कॉइन पे बिजनेस करते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ गोल्ड का इम्पोर्टेंस एंड यूज भी बदलने लगा। 1913 में पहली बार फेडरल रिजर्व ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने गोल्ड प्राइस को करेंसी वैल्यू के साथ जोड़ना शुरू किया और आज तक सारे सेंट्रल बैंक्स अपने देश की करेंसी के लिए वो खुद अपने पास गोल्ड का एक रिजर्व रखते हैं। अब तक लेते हैं क्यों इन्वेस्टर गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। तो उसका कुछ मेन रीजन है सिक्योरिटी। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो लिमिटेड है, आप उसे बहुत दिनों तक अपने पास रख भी सकते हैं और सबसे बड़ा आप उसे छू भी सकते हैं। इसीलिए गोल्ड को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरह सोचा जाता है। दूसरी, प्रोटेक्ट ग्लोबल परचेजिंग पावर। दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड एक और स्टैंडर्ड होने के कारण आप उसे कहीं पर भी दुनिया भर में यूज कर सकते हैं। तीसरी रीज़न है डाइवर्सिफाई। कुछ इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करने के लिए सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जान लेते हैं वो कौन सी रीज़न है जिस वजह से इन्वेस्टर गोल्ड को बेचना प्रीफर करते हैं। पहला, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर किसी को अच्छा इंटरेस्ट रेट यानी ट्रेडिशनल फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो गोल्ड को होल्ड करना नहीं पसंद करेगा। दूसरी, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट करता है तो सेटलमेंट यूएस डॉलर में होता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है गोल्ड का और डिमांड घट सकता है। तीसरी रीज़न है राइज ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन। डिमांड से अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो सेल करना हर कोई प्रीफर करेगा, जैसे रिसेंटली क्रूड ऑयल में हो चुका है। चौथा रीज़न है अल्टरनेटिव हायर यील्ड। अगर दूसरे फाइनेंशियल एसेट गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी में आ गए तो गोल्ड को सेल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है इन फिजिकल में आप गोल्ड कॉइन, बार एंड ज्वेलरी में परचेज कर सकते हैं, या आप डिजिटल मोड पे ETF, म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज्वेलरी मोड पे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ और डिजिटल मोड पे पहले सॉवरेन गोल्ड मोड पे, दूसरे में म्यूचुअल फंड में और आखिर में गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ। गोल्ड का
1964 से लेकर 2020 तक का एक एवरेज प्राइस लिस्ट। इस प्राइस के मुताबिक 64 से 1991 तक यानी लगभग 28 साल तक गोल्ड ने 7 बार ही 35% ईयर ऑन ईयर किया है और 92 से 2020 के अंदर सिर्फ 2 बार ही 35% ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट दिया है और ये लगभग 12.61% CAGR के हिसाब से पिछले 57 साल में रिटर्न जनरेट किया है। अब देख लेते हैं 35% ईयर ऑन ईयर रिटर्न देने की कुछ रीजन। 1973 में ओपेक ऑयल प्राइस शॉक हो गया था, जिसके वजह से 73 में लगभग 38% और 1974 में लगभग 82% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न जनरेट किया था। 1980 में सोवियत यूनियन वार की वजह से 79 में लगभग 37%, 1980 में लगभग 42% और 1981 में लगभग 35% का रिटर्न जनरेट किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक उसी तरह 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रिसेंटली 2020 में कोरोना द पैंडेमिक की वजह से उस गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब यही होता है कि जब भी इकोनॉमी में कुछ रिसेशन या स्लोडाउन या अनसर्टेनिटी आता है तो गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा उछाल दिखाई देता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन्वेस्टर के साथ सेंट्रल बैंक्स करेंसी के वैल्यू को करने के लिए हेवीली गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज करना शुरू कर लेते हैं। ये तो हो गया पास्ट। अब आगे क्या करें? मेरे एनालिसिस के मुताबिक कोरोना का अनसर्टेनिटी 2021 में नहीं रहेगी और RBI इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करना ज़रूर चाहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। गोल्ड इंपोर्टर कंट्री, इसीलिए इन्फ्लेशन और करेंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए गोल्ड प्राइस को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, तो ये डिक्रीज होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा और ये सब कोरोना वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के 3 से 5% स्लोली आप इन्वेस्ट इसी प्राइस में कर लीजिए और 45,000 पर 10 ग्राम प्राइस आने तक इंतज़ार कीजिए। प्राइस लगभग आने वाले 1 साल में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है या फिर 58,000 पर 10 ग्राम के ऊपर जाने के बाद 3 से 5% अपने पोर्टफोलियो का और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।